हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम यू विद हार्टली। देखिए स्टूडेंट्स, बीच में कुछ समय से वीडियो नहीं आ रही थी, किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। बहुत कमेंट आ रहे थे कि वीडियो सर क्यों नहीं आ रही। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम एक नया लेसन स्टार्ट करके लेने आए हैं जिसका नाम है द्रवों का प्रवाह। हम स्टूडेंट्स इस लेसन में क्या पढ़ेंगे? द्रव, द्रवों का प्रवाह। द्रव क्या होते हैं स्टूडेंट्स? पहले तो ये समझिए स्टूडेंट, द्रव क्या होते हैं। साइंटिफिक भाषा में द्रव की ये डेफिनेशन है कि किसी भी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें बहने का गुण पाया जाता है वो द्रव कहलाता है। जैसे मोम है, मोम यदि सॉलिड है तो उसमें बहने का गुण नहीं पाया जाएगा, लेकिन अगर उसे मेल्ट कर दिया जाए, पिघला दिया जाए, तो उसमें बहने का गुण पाया जाएगा, इसलिए तब वो द्रव कहलाएगा, जिसे हम साइंटिफिक भाषा में लिक्विड नहीं कहते स्टूडेंट्स, फ्लूइड कहते हैं, फ्लूइड। ऐसे ही स्टूडेंट्स गुड़ है, गुड़ आपने देखा हो सॉलिड होता है, लेकिन जब हम उसे मेल्ट करते हैं तो चाशनी के रूप में हो जाता है, जो कि फ्लूइड हो जाता है। लिक्विड तो ऑलरेडी स्टूडेंट्स है ही। तो हम स्टूडेंट्स इस चैप्टर में द्रवों का प्रभाव पढ़ेंगे। द्रव भी कौन सी अवस्था में होना चाहिए? नेचुरल अवस्था में होना चाहिए, ठीक है, जिसमें निम्न गुण होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या है कि आदर्श द्रव किसे कहते हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये, आदर्श द्रव किसे कहते हैं? ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है। अब इसे हम देखे पढ़ेंगे। हेडिंग डाल लिया हमने, आदर्श द्रव, आदर्श द्रव। देखिए आदर्श द्रव किसे कहते हैं? आदर्श द्रव में निम्न दो गुण पाए जाते हैं। आदर्श द्रव में निम्न दो गुण पाए जाते हैं। बहुत ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। नंबर एक, हेडिंग के रूप में ही मैं लेता हूं स्टूडेंट्स। नंबर एक, वो क्या हो जाए? असंपीड्य होना चाहिए, असंपीड्य। देखिए असंपीड्य क्या है स्टूडेंट्स? आदर्श द्रव असंपीड्य होता है, आदर्श द्रव असंपीड्य होता है। असंपीड्य का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? असंपीड्य ये होता है स्टूडेंट्स कि जब उस पर हम कोई दाब डालते हैं द्रव पर, तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए जैसे ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये लीजिए, इसमें यहां पर है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इतना द्रव है इसमें, ठीक है, इसका आयतन ये इतना है इस द्रव का, ये लीजिए, ठीक है, आपको पता। अब मैंने पिस्टन लगाया स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर ये पिस्टन, तो जब मैं इस पर दाब डालूंगा स्टूडेंट्स, तो ये आगे नहीं जा सकता क्योंकि इसके आयतन में परिवर्तन नहीं होता, ठीक है ना। अगर ये आदर्श द्रव है तो मैं इस पिस्टन को अंदर नहीं कर सकता, आप कितनी भी ताकत लगा लीजिए, ठीक है ना। ये क्योंकि अगर आप बता स्टूडेंट्स, ये अगर ये जो ये पिस्टन है या सिलेंडर में जो पिस्टन इसे आगे जाए तो इसके आयतन में कमी होगी, ठीक है, लेकिन आदर्श द्रव के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता जब उस पर हम दाब डालते हैं, ठीक है ना। लगभग सभी द्रव, वो जल है, दूध है, कोई भी द्रव है, वो लगभग क्या होता है स्टूडेंट्स? असंपीड्य ही होता है, अर्थात दाब डालने पर उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट। खुद देखिए एग्जांपल, यहाँ मैंने 1 लीटर दूध भर दिया, तो अब अगर मैं इसे दाबता हूं तो 1 लीटर ही रहेगा, उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे थोड़ी होगा स्टूडेंट्स की मैंने उस पर दाब लगाया तो 1 लीटर का क्या 2 लीटर बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे तो हम दाब डाल के कितने दूध बढ़ा लेते हैं, ठीक है, तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता यदि हम जब उस पर दाब डालते हैं। तो देखिए अर्थात अर्थात द्रव पर
अर्थात आदर्श द्रव अर्थात इन पर दाब डालने पर इनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। इनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 2, आदर्श द्रव कैसा होना चाहिए स्टूडेंट्स? और नंबर 2, असंयान होना चाहिए। असंयान, आदर्श द्रव असंयान होता है। ये शानदार नोट्स बनाना स्टूडेंट्स। आदर्श द्रव असंयान होता है। असंयान क्या है स्टूडेंट्स? कौन से असंयान का मतलब क्या है? देखिए स्टूडेंट, बहुत ध्यान समझिए। ये पाइप है, या कोई भी, मैं पाइप का बता रहा हूं। जब इसमें पानी बहता है, ये लीजिए, ठीक है, ये लीजिए, जब इसमें कोई द्रव बहता है, द्रव का प्रवाह होता है, तो जो इसमें ये लेयर है स्टूडेंट्स, ये लेयर जो है, ठीक है स्टूडेंट्स, इन लेयर में सापेक्ष गति होती है। जब सापेक्ष गति होती है तो ये एक दूसरे के चलने का विरोध करते हैं, अर्थात एक दूसरे पर घर्षण बल लगाते हैं। उस घर्षण बल को हम संयान बल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो संयान बल है, ये इसके गति का विरोध करता है। ठीक है, लेकिन आदर्श द्रव में इनकी परतों के बीच में कोई घर्षण बल नहीं लगता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं लिखता हूं आदर्श द्रव की परतों के बीच, अर्थात करके लिखता हूं मैं। इसका मतलब क्या है? अर्थात आदर्श द्रव की परतों के बीच सापेक्ष गति होने पर कोई घर्षण बल, बल्कि लिख दीजिए कोई स्पर्श रेखीय घर्षण बल जिसे हम संयान बल कहते हैं स्टूडेंट्स, संयान बल नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आदर्श द्रव में 2 गुण होते हैं। नंबर 1 वो एसएमपीडिया होता है, नंबर 2 असंयान होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब जितने भी हम आदर्श द्रव के प्रवाह के बारे में पढ़ेंगे, यानी उसकी श्यानता क्या होती है, धारा रेखी प्रवाह क्या होता है, वो सारी की सारी स्थिति केवल हम किसके लिए पढ़ेंगे? आदर्श द्रव के लिए पढ़ेंगे, और किसी दूसरे द्रव के लिए नहीं पढ़ेंगे। यानी कि जो भी हम द्रव के बारे में पढ़ेंगे उसमें ये दोनों चीज होनी चाहिए, वो एसएमपीडिया होना चाहिए और असंयान होना चाहिए, तभी वे परिप्रॉपर्टी लागू होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा रेखी प्रवाह किसे कहते हैं? ठीक है, धारा रेखी प्रवाह समझिए स्टूडेंट। देखिए, ये हमारी द्रव का प्रवाह देखिए, जब ऐसे होता है स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये द्रव प्रवाह हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बहुत ध्यान से समझना है स्टूडेंट, धारा या पानी बह रहा है, ये उसकी परतें हैं। तो देखिए, यदि ये कण है, ये क्या, कौन सा कण है स्टूडेंट्स? ए, इसको मैंने ए मान लिया। इस बिंदु का अगर कोई द्रव ऐसे आएगा तो इससे गुजरने के पश्चात उसका पथ ऐसे हो जाएगा। अगर इधर से भी द्रव आएगा स्टूडेंट्स तो उसका पथ भी ऐसे हो जाएगा। अगर ऐसे पथ जाएगा स्टूडेंट्स तो उसका पथ भी ऐसे हो जाएगा। यानी जब
द्रव का धारा रेखी प्रवाह होता है तो क्या होता है स्टूडेंट, द्रव के किसी एक बिंदु से, समझ लीजिए, देखो ये किसी का एक बिंदु, द्रव के किसी एक बिंदु से गुजरने वाले द्रव के सभी कणों का पथ एक ही होता है, वो इधर उधर नहीं होता है स्टूडेंट्स। देखिए मान लीजिए एक ही दूसरा पॉइंट बी है, ये लीजिए, देखिए मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ स्टूडेंट जिससे आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए। ये लीजिए, अगर कोई, ये लीजिए, ये लीजिए, देखिए ये बी बिंदु है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर ये लीजिए बी, अगर इससे इससे ऐसे जा रहा है तो उसका पथ ऐसे हो जाएगा स्टूडेंट, अगर ऐसे जा रहा है तो इसका पथ ऐसे हो जाएगा, इसका पथ ऐसे हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है धारा रेखी प्रवाह इसमें। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, तो इसको धारा रेखी प्रवाह कहते हैं। क्या है इसका मतलब, क्या है स्टूडेंट, जब द्रव के सभी कण किसी एक बिंदु से गुजरने के पश्चात एक ही पथ पर चले तब ऐसे रेखा, ऐसे द्रव के प्रवाह को क्या बोलते हैं, धारा रेखी प्रवाह बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। यानी देखिए ए बिंदु लिया हमने, इससे जितने भी द्रव के कण गुजरेंगे, इससे गुजरने के पश्चात सभी एक पथ को फॉलो करेंगे, एक ही पथ पर चलेंगे। जैसे जो कण इस बिंदु से गुजरते हैं, गुजरने के पश्चात वो इसी पथ पर चलेंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रवाह को धारा रेखी प्रवाह कहते हैं। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन, तो देखिए स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन क्या हुई, जब द्रव का प्रवाह इस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है कि किसी एक बिंदु से, कि किसी एक बिंदु से गुजरने वाले द्रव के सभी कण समान पथ पर चले, समान पथ पर चले, चले तब द्रव के प्रवाह को धारा रेखी प्रवाह कहते हैं, धारा रेखी प्रवाह कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, धारा रेखी प्रवाह कहते हैं। और देखिए स्टूडेंट्स, ये जो इसका पथ है, ठीक है ना, ये धारा रेखी पथ है, ठीक है ना, इसे द्रव का, अब ये जो इस धारा रेखी नली, अब इसमें जितनी भी आप हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर एक काल्पनिक नली खींचे, उसमें द्रव का प्रवाह धारा रेखी नली है, तो उसे हम बोलते हैं धारा रेखी नली कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विक्षुब्ध प्रवाह किसे कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, विक्षुब्ध प्रवाह किसे कहते हैं, कहते हैं, तो मैं ये भी लिख देता हूं स्टूडेंट, तथा इस पथ को धारा रेखा कहते हैं, इस पथ को धारा रेखा कहते हैं, धारा रेखा कहते हैं। देखो एक धारा रेखा ये रही, एक धारा रेखा ये रही, ठीक है, धारा रेखा कहते हैं, धारा रेखा रहते हैं। धारा रेखी नली किससे बनते हैं, धारा रेखा से मिलकर के जो नली बनते हैं उसे बोलते हैं धारा रेखी नली। उसे लिखने की स्टूडेंट्स कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए धारा रेखी विक्षुब्ध प्रवाह, विक्षुब्ध प्रवाह, विक्षुब्ध प्रवाह, विक्षुब्ध प्रवाह देख लीजिए कैसा होता है स्टूडेंट्स, ये भी देख लीजिए विक्षुब्ध प्रवाह कैसा होता है। देखो विक्षुब्ध प्रवाह ऐसे होता है स्टूडेंट, ये लीजिए बिल्कुल इसी से, अगर ये मैंने बिंदु ए लिया
तो इससे जो द्रव के कण है ये लीजिए ये वाला, तो ये इस तरह से चलेगा मान लिया, ठीक है ना। अगर इससे गया स्टूडेंट्स ये वाला पथ तो ये ऐसे चलेगा, ये अगर ये ऐसे गया तो अलग अलग पथ को फॉलो करेंगे, ठीक है ना, ये ऐसे चलेगा, ये है विक्षुब्ध प्रवाह, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर लीजिए ये इसमें बी वाले से गया तो इसके लिए पथ अलग होगा, ये लीजिए इस तरह से, ये वाला पथ गया तो ऐसे, ये लीजिए, तो इस प्रकार के प्रवाह को धारा रेखी विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं, देखा स्टूडेंट्स, ये लीजिए इस प्रकार के प्रवाह को क्या बोलते हैं, विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। तो लिखते हैं, देखिए इस जब द्रव, जब ऐसे लिखते हैं, जब बिल्कुल उसी लैंग्वेज में लिखे, जब द्रव का प्रवाह इस प्रकार होता है कि द्रव के किसी बिंदु से गुजरने वाले अलग अलग कण, अलग अलग द्रव के कण अलग अलग पथ पर चले, तब द्रव के प्रवाह को विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं, विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। इसमें जो धारा रेखी है, ठीक है ना, इसमें धारा रेखाएं, ठीक है ना, कैसे चलती है स्टूडेंट्स, कर्व के रूप में चलती है, ठीक है, और एक दूसरे को काटती है। इसमें धारा रेखाएं एक दूसरे को काटती चलती है, एक दूसरे को काटती हुई चलती है, जबकि इसमें धारा रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटती। मैं लिख देता हूं, इसमें धारा रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ठीक है। अर्थात मैं इसमें टेढ़ी मेढ़ी होती है, अर्थात धारा रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी होती है, टेढ़ी मेढ़ी, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, जिगजैग होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, धारा रेखी प्रवाह किसे कहते हैं और धारा विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अब इसमें जब भी हम पढ़ेंगे, हम इसमें जब धारा रेखी प्रवाह इस तरह से होता है, उसके लिए फिजिक्स के नियम लागू होंगे, जो भी हम आगे पढ़ेंगे। इसके लिए विक्षुब्ध प्रवाह के लिए हम नहीं पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम फिर बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, श्यानता की परिभाषा किसे कहते हैं। बहुत ध्यान से पढ़िए स्टूडेंट्स। श्यानता क्या है, कोई भौतिक राशि नहीं है, गुण है। जब भी आप स्टूडेंट्स पढ़ो तो ये समझ के पढ़िए स्टूडेंट्स कि वो गुण है या कोई भौतिक राशि है। गुण का कोई सूत्र नहीं होता, गुण का कोई मात्रक नहीं होता, गुण की कोई विमा नहीं होती, उसकी तो केवल परिभाषा होती है। लेकिन स्टूडेंट्स भौतिक राशि की परिभाषा भी होती है, सूत्र भी होता है, मात्रक भी होता है, और उसी पर न्यूमेरिकल होता है। बहुत ध्यान से पढ़ना है स्टूडेंट्स। इसलिए तो श्यानता क्या है, भौतिक राशि नहीं है, ये क्या है, गुण है। द्रव, प्रत्येक द्रव में पाया जाता है। कैसा गुण, देखिए स्टूडेंट्स, श्यानता जो है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से पढ़ना। देखिए ये आपने नदी बहती हुई देखी, ये नदी की तली है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है, नदी की तली है। अब इसके ऊपर जो पानी बहेगा उसका वेग सबसे
कम होगा, सॉरी, ठीक है स्टूडेंट, उसका वेग क्या होगा, सबसे कम होगा। जो इससे ऊपर की परत है उसका वेग ज़्यादा होगा, जो इससे ऊपर की उसका और भी ज़्यादा होगा, जो उसका वेग ये और ज़्यादा होगा, जो इससे ऊपर का वेग ये ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे पानी बहता है, ऐसे पानी बहता है, ठीक है ना। इस परत का वेग सबसे अधिक, इस परत का वेग सब और कम और कम और कम और कम और कम और कम। तो देखिए बहुत ध्यान समझना स्टूडेंट्स। अब इस वाले उसकी बात करते हैं, इस वाले लेयर की। देखिए इसका वेग माने 5 मीटर प्रति सेकंड है, इसका कितना होगा 10 होगा, और इसका कितना होगा 3 होगा, मान लिया 3 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो अब देखिए, अब जब ये आपस में रगस के चलेगी, आपस में घर्षित होकर चलेगी, आपस में एक दूसरे के संपर्क में होकर चलेगी, तो ये वाली परत इसको क्या करेगी स्टूडेंट्स, पीछे की ओर खींचने का प्रयास करेगी, ये वाली परत इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार के प्रभाव में जब होता है तो यानी कि इसकी परतों के बीच में सापेक्ष वेग पाया जाता है। सापेक्ष का वेग, जब उनकी परतों के बीच वेग विभिन्न होता है तब उसे सापेक्ष वेग कहते हैं। तो ये द्रव के क्या करते हैं, इनके बीच में एक घर्षण बल लगने लगता है जिसे हम सहान बल कहते हैं। और आपको पता है स्टूडेंट्स, घर्षण बल का एक ही कार्य है कि वो गति का विरोध करता है, ठीक है। आप देखते होंगे जैसे स्टूडेंट, जब हम साइकिल चलाते हैं तो सड़क और साइकिल के पहिए के बीच में घर्षण बल लगता है, ठीक है ना। इस घर्षण बल के कारण जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वो रुक जाती है, ठीक। इसी प्रकार ठोस वस्तुओं में जब एक दूसरे के संपर्क तल पे आते हैं तो जो उसके बीच में एक विरोध बल लगता है जो कि उसकी गति का विरोध करता है, उसे तो हम घर्षण बल कहते हैं। लेकिन द्रव की परतों के बीच लगने वाले घर्षण बल को सयान बल कहते हैं। सीधी सी बात है स्टूडेंट, ठीक है। तो सयानता, और इस गुण को क्या कहते हैं, सयानता कहते हैं। तो क्या हुआ स्टूडेंट, सयानता, द्रव का वह गुण, सयानता देखो स्टूडेंट, द्रव का मैं सीधी बात लेता हूं, जब किसी द्रव की परतों के बीच सापेक्ष वेग पाया जाता है, सापेक्ष वेग होता है, लिख लीजिए सापेक्ष वेग, सापेक्ष वेग होता है, तब उनकी परतों के बीच, तब परतों के बीच एक ऐसा स्पर्श रेखीय घर्षण बल लगता है। स्पर्श रेखीय घर्षण बल, घर्षण स्पर्श रेखीय घर्षण बल लगता है जो कि द्रव के बहने का विरोध करता है, कि बहने का विरोध करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस स्पर्श रेखीय बल को सयान बल कहते हैं। इस स्पर्श रेखीय बल को, इस स्पर्श रेखीय बल को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सयान बल। क्या, बहुत ध्यान से पढ़ना, सयान बल कहते हैं, सयान बल कहते हैं। तथा द्रव के इस गुण को, द्रवों के इस गुण को सयानता कहते हैं। सयानता कहते हैं। और देखिए स्टूडेंट, बहुत ध्यान से समझिए, आप है, आपके हाथ, एक बच्चा है 5 साल का, आप है इंटर में पढ़ते हैं,
ठीक है स्टूडेंट्स। तो बताइए स्टूडेंट्स, आप जब दौड़ेंगे तो दौड़ नहीं पाएंगे, लेकिन कंडीशन ये है स्टूडेंट्स कि उस बच्चे का हाथ नहीं छूटना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, क्यों नहीं दौड़ सकते आप? क्योंकि उस बच्चा उतनी तेजी से नहीं दौड़ सकता जितनी तेजी से आप दौड़ सकते हैं, अर्थात आपका वेग ज्यादा है, उस बच्चे का वेग कम है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके और उस बच्चे के वेग में सापेक्ष वेग है। ठीक है, इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि जो ये बच्चा है वो आपकी गति का विरोध करेगा, आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, इसी बल। ऐसे ही ठीक स्टूडेंट्स ऐसे परतों के बीच में होता है, खुद ही देखिए, महसूस करके देखिए। लेकिन अब इसमें देखिए, अगर एक स्टूडेंट है वो भी 12वीं में पढ़ता है या 10वीं में पढ़े, लेकिन उसका भी वेग आपके जितना है, तो आप बड़ी आसानी से होंगे। तो ना तो वो बच्चा आपका विरोध करेगा, जब तक आप दोनों का वेग समान होगा आप एक दूसरे का विरोध नहीं करेंगे। ये विरोध अर्थात शांत तभी उत्पन्न होता है जब आपके बीच में सापेक्ष गति होती है, अर्थात वेग अलग अलग होता है। अब बात सुनना, ऐसे स्टूडेंट तरह की परतों के बीच में होता है। ठीक है, इस गुण को हम श्यानता कहते हैं। और भी एग्जांपल देखिए स्टूडेंट इसमें, उदाहरण नंबर 1 एग्जांपल पूरा लिख देता हूं, इंग्लिश में लिखने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट। इंटर के स्टूडेंट्स कोशिश कीजिए कि जो टर्मिनोलॉजी है इंग्लिश हमारी साइंस की, उसे इंग्लिश में ही यूज करें, इंग्लिश में ही उसका प्रोनाउंस करें, इंग्लिश में ही बोलने की करें, वरना तो आगे चल के स्टूडेंट्स आपको बहुत दिक्कत होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो एग्जांपल क्या है देखिए स्टूडेंट्स। आप देखिए स्टूडेंट्स, जब किसी गिलास, मैं पहले बता देता हूँ स्टूडेंट, देखिए ये गिलास है, क्लियर होगा स्टूडेंट्स, इसमें द्रव भरा हुआ है, जली भरा हुआ है या दूध भरा हुआ है, इसे में आप चम्मच से इसे शेकिंग करिए, ये घूमने लगेगा स्टूडेंट्स, ऐसे ये घूमने लगेगा ना, ऐसे जब उसे आप पानी को ऐसे उसे शेकिंग करेंगे, ऐसे चम्मच से ऐसे करेंगे तो पानी भी घूमने लगेगा। लेकिन जब चम्मच को बाहर निकाल लीजिए और उसे ऐसे छोड़ दीजिए तो वो द्रव कुछ समय पश्चात रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उसके परतों के बीच श्यान बल कार्य करने लगता है और वो श्यान बल उसके द्रव उसे घूमने का विरोध करता है। ठीक है, इसलिए उसकी द्रव के परतों के बीच क्या से बनता है, श्यान ताप। ठीक है, तो लिखेंगे जब किसी ग्लास में, चलो में भरे दूध को चम्मच से घुमाकर छोड़ देते हैं, चम्मच से घुमाकर छोड़ देते हैं, तब श्यानता के कारण, श्यानता के कारण दूध कुछ समय पश्चात रुक जाता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 2 और देख लीजिए, वो बहुत सारे एग्जाम्पल लिखवा सकता हूँ मैं स्टूडेंट, एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए जो बादल है स्टूडेंट्स, आप कहोगे सर बादल तो द्रव नहीं है, लेकिन कोई भी चीज बहती है उसे हम द्रव कह सकते हैं। जैसे द्रव क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, फ्लूइड, जैसे हवा बहती है, हवा में क्या होता है स्टूडेंट्स, बादल। तो श्यानता के कारण ही द्रव की परतों के बीच में अलग अलग गति होती है। जो सबसे नीचे होता है उसका वेग सबसे कम होता है, जैसे जैसे ऊपर जाता है उसका वेग अधिक जाता है। आप पहाड़ पे चले जाइए, एवरेस्ट की चोटी पे चले जाइए, वहां पर हवा का वेग इतना अधिक होता है, इतना अधिक होता है कि आप वहां रुक नहीं पाएंगे, पीछे गिर पड़ेंगे। ठीक है ना, इतनी तेज हवा चलती है, साए साए उसकी आवाज आती रहती है। ठीक है, तो और जैसे जैसे नीचे आओगे हवा का वेग कम होता चला जाएगा और तेज। तो यानी कि हवा की परतों के बीच सापेक्ष गति होगी, जब सापेक्ष गति होगी तो इसके बीच में श्यानता होगी। अब इनमें क्या होते हैं, बादल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक दूसरे की बहने की गति का विरोध करेंगे, इसलिए आपको जो बादल है बड़ी तेजी से चलते हुए दिखाई नहीं देते, वो कैसे तैरते से हो चलते, धीरे धीरे धीरे। तो वायु की श्यानता के कारण बादल तैरते हुए प्रतीत होते हैं। वायु की श्यानता के कारण बादल वायु में तैरते प्रतीत होते हैं, तैरते प्रतीत होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बहुत सारे एग्जाम्पल है स्टूडेंट। ठीक है,
तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम फिर से बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव के धारा रेखी प्रवाह में वेग प्रवणता, वेग प्रवणता किसे कहते हैं? प्रवणता का मतलब स्टूडेंट्स ढाल, स्लोप बोलते हैं जिसे, ठीक है ना। तो देखिए बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, अभी मैंने बनाया था स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये लीजिए, ये तली है, इस जो इसके संपर्क में द्रव होगा उसका वेग सबसे कम, फिर उससे ऊपर उसका वेग ज्यादा है, फिर और ज्यादा है, फिर जो ऊपर परत होगी और ज्यादा, ये लीजिए ऐसे, इस तरह से इसका प्रोफाइल होता है द्रव के बहने का। जो सबसे नीचे परत होती है, जो कि तली में, जिसका संपर्क तली में होता है, नदी की तली में या किसी फर्श के तले में, जब फर्श पर बहता है पानी या नाली में बहता है, उसका वेग सबसे कम होता है। बहुत ध्यान समझना स्टूडेंट्स, ठीक है ना। वैसे वेग ऊपर बढ़ता चला जाता है, ठीक है। आप देखिए स्टूडेंट्स, इसका वेग कितना है, मान लिया, देखिए इसका वेग, इसे बना देता हूं, इसका वेग देखिए, इस वाली वेग, इसका वेग कितना है, मान लिया इसका वेग है स्टूडेंट्स v, और इसका वेग कितना होगा, इसका वेग ज्यादा होगा, v प्लस डेल्टा v, इस वाले का, ठीक है स्टूडेंट्स, बल्कि मैं सॉरी, ठीक है। अब देखिए इस, बल्कि इसको ऐसे लिख लीजिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा बहुत ध्यान से, वाओ, मैं बहुत अच्छी तरह से आपको समझा सकता हूँ स्टूडेंट्स। देखिए इसकी यहां से यहां तक दूरी कितनी है, x, दूरी कितनी है स्टूडेंट्स, x, और वेग कितना है इसका, v, हो गया। और इस वाले उसका यहां से यहां तक की दूरी कितनी है इसकी स्टूडेंट्स, v, सॉरी यहां से यहां तक इसकी अभिलंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी क्या है इसकी, x प्लस डेल्टा x, यानी कि डेल्टा x इससे ऊपर है, ठीक है ना। तो इसका वेग कितना हो जाता है स्टूडेंट्स, v प्लस डेल्टा v, ठीक हो गया। देखिए ये, तो अब देखिए, तो यानी कि डेल्टा x, यहां से यहां तक की दूरी डेल्टा x हुई, यानी कि डेल्टा x अभिलंबवत दूरी, लंबवत दूरी तो इनके बीच में, अभिलंबवत दूरी के बीच में जब दूरी में परिवर्तन होता है तो इसके वेग में भी परिवर्तन होता है, डेल्टा v, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, जब कोई द्रव धारा रेखी प्रवाह में बहता है, तब अभिलंबवत दूरी, ये अभिलंबवत दूरी है ना, लंबवत दूरी, अभिलंबवत दूरी के साथ वेग में परिवर्तन की दर को वेग प्रवणता कहते हैं। कितना स्टूडेंट्स, कितना क्लियर, दूरी के साथ वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, वेग प्रवणता कहते हैं। तो लिखते देखिए स्टूडेंट्स, धारा रेखी प्रवाह में, धारा रेखी प्रवाह में अभिलंबवत दूरी के साथ, अभिलंबवत बोलते इसे, नॉर्मल बोलते इसे इंग्लिश में स्टूडेंट्स, अभिलंबवत, कौन किसके, बहने की दिशा के अभिलंबवत, बल्कि धारा रेखी प्रवाह में बहने की दिशा के लंबवत, भाई द्रव तो बह रहा है ऐसे, और इसके लंबवत, तो इसे करेक्ट कीजिए स्टूडेंट्स। मुझे बिल्कुल क्या चाहिए स्टूडेंट्स, परफेक्टनेस चाहिए। तो देखिए धारा रेखी प्रवाह में द्रव के बहने की दिशा के अभिलंबवत, अभिलंबवत दूरी के साथ वेग परिवर्तन की दर को, की दर को वेग प्रवणता कहते हैं। कितना आसान, वेग प्रवणता कहते हैं, ये वेग प्रवणता की परिभाषा होगी स्टूडेंट, ठीक है। अब इसका सूत्र क्या होगा, ठीक, अर्थात देखते हैं स्टूडेंट्स इसे भी, अर्थात दूसरे से, अर्थात वेग प्रवणता
बराबर लंबवत दूरी, सॉरी वेग में परिवर्तन। ठीक है स्टूडेंट्स, वेग परिवर्तन अपॉन, देखो ना, वेग परिवर्तन अपॉन अब लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। ठीक है, इसलिए ये क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए वेग परिवर्तन बटे दूरी, ये सूत्र होता है। अगर मैं इसे वैसे रिप्रेजेंट करूं स्टूडेंट्स तो क्या होगा स्टूडेंट्स, नोटेशन के रूप में वेग परिवर्तनता बराबर, ठीक है स्टूडेंट्स, कितना परिवर्तन हुआ, डेल्टा वी। फिर इसमें से ये घटा दीजिए स्टूडेंट्स, इसमें से क्या घटा दीजिए, ये घटा दीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, तो कितना, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स आएगा, ये होगा। ठीक है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, ये आपका क्या होगा स्टूडेंट, इसका सूत्र हो गया, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, मात्रक लिखिए इसका, मात्रक, मात्रक क्या होगा स्टूडेंट, देखिए मीटर प्रति सेकंड और नीचे मीटर, तो मीटर से मीटर कट गया स्टूडेंट, तो क्या होगा 1/सेकंड, यानी कि प्रति सेकंड। क्या वाव, ठीक, यानी कि प्रति सेकंड मात्रक होगा स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या रहेगा, विमा, विमा देखिए आपको पता है, इससे भी निकालते हो, इसकी विमा क्या होगी, L(t-1), इसकी होगी L दूरी की, तो t-1 आ गया। ये लीजिए कंप्लीट क्वेश्चन होगा, चित्र भी आप ऐसे पढ़ाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है स्टूडेंट्स हमारे क्या, वेग परिवर्तन। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके से, जिस तरह से स्टूडेंट्स मैं आपको थ्योरी लिखवाता हूँ उस तरह से ही थ्योरी लिखिए, और पहले वीडियो को समझिए अच्छी तरह, और उसी तरह फिजिक्स को परफेक्ट रूप से समझेंगे, महसूस करेंगे, तो फिजिक्स के साथ साथ आप अपनी लाइफ को भी एंजॉय करोगे, क्योंकि जो भी लाइफ में होता है वो सब फिजिक्स के रूल के अनुसार होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज इस वीडियो का हम समापन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि जैसे ही मेरी वीडियो आए तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और शेयर भी कीजिए स्टूडेंट्स, जिससे कि मेरे साथ साथ, आपके साथ साथ सबका स्टूडेंट्स क्या हो सके, भला हो सके, सबकी स्टडी हो सबका हो सके, सबके फ्यूचर का निर्माण साथ साथ हो सके। इसको कहते हैं स्टूडेंट्स समाज सेवा। और जब स्टूडेंट्स आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, दूसरे की हेल्प करते हैं, तो आपका भगवान पसंद करता है, गॉड आपको पसंद करता है। इसी को फिर लक कहते हैं, यानी कि आप अपने फ्यूचर के साथ साथ आप अपने भाग्य का भी निर्माण करेंगे, अगर आप मेरी वीडियो को शेयर करते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक।